नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। आदरणीय साथियों, सभी अध्यापक, अभिभावक महोदय और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता, प्रवक्ता भूगोल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुथल अड्डा सोनीपत, आज 9th क्लास के टॉपिक लेकर आपके आगे आई हूँ। 9th क्लास का टॉपिक है आज हमारा भारत का भौतिक भाग। 9th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है अरे बच्चों, हमें पता है कि जब हम कहीं जाते हैं, जैसे गर्मियां होती है तो ऑफनली हम कहाँ जाते हैं? पर्वतीय भागों की ओर, शिमला, मंसूरी, है ना। या फिर हम सर्दियों में और कहाँ जाते हैं? बीचेस की तरफ जाते हैं, गोवा वगैरह में जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो हम जाते नहीं है, बल्कि वहां से लोग हमारे क्षेत्रों में आ जाते हैं, मैदानी भागों में आ जाते हैं। दैट प्रूव्स कि धरातल एक समान नहीं है। जो स्थलखंड का भाग है उस पे अधिकतर पर 70%, 71% भाग पर पानी है, तो 29% भाग पर स्थलखंड है। लेकिन वो भी बराबर नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, तो कहीं पर संप्राय मैदान पाए जाते हैं, और कहीं कहीं छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो जानना चाहेंगे आज हम कि किस प्रकार भारत का भौतिक भाग एक दूसरे से भिन्न है और इनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जिस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है भारत के भौतिक भाग। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा है, तो उसमें से यहाँ मैं बना रही हूँ, आप भी साथ साथ बना सकते हैं। भारत के भौतिक भाग, अगर हम धरातल के आधार पर देखें तो भारत को किन किन भागों में बांटा जाता है, आप नोट करते रहना। हिमालय पर्वत या उत्तर में विशाल पर्वतों की प्राचीर, विशाल पर्वतों की प्राचीर। उसके बाद दूसरा हमारा आता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उसके बाद हमारा पार्ट कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय पठार। कुछ विद्वान तो भारत को 3 ही भौतिक भागों में बांटते हैं, लेकिन अन्य विविधताओं के आधार पर कुछ कहते हैं कि इन तीनों में भी अन्य विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा आता है? तटीय मैदान। और फिर कौन सा आता है? 4 पार्ट हो गए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हमारा आता है द्वीप समूह, द्वीप समूह। और छठा पार्ट आता है भारतीय महान मरुस्थल, भारतीय महान मरुस्थल या मरुस्थलीय अपक्षय। तो ये 6 भौतिक भाग हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है। थोड़ा लंबा है, पर हम 9th क्लास के लेवल का है तो बहुत शॉर्ट में, बहुत इजीएस्ट वे में करेंगे। ठीक है, तो ये भौतिक भाग सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ। जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर में विशाल पर्वतों की प्राचीर पाई जाती है। मैं सारा ड्रॉ नहीं करूंगी, फिर हम मैप पर देखेंगे कैसे बनती है। तो अभी मैं जस्ट आपको केवल हिंट के लिए बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये नेपाल का, ये सिक्किम, भूटान और दूर पर अरुणाचल प्रदेश का पार्ट आ गया। ये हमारा इधर से अगर हम निकले तो ये राजस्थान का भाग। ठीक है, अगर इस पार्ट को हम बच्चों ऐसे मिला देते हैं, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो ये ऊपर का पार्ट आता है, ये क्या है? ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सारा किस में आ जाता है? उत्तर में विशाल पर्वतों की प्राचीर, जिसको हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये हिमालय पर्वत यहाँ है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण हमने पहले भी पढ़ा। थोड़ा सा हिंट के लिए हम इसको आगे ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे की ओर का पार्ट अगर हम लेके चलते हैं, ये हमारा मिजोरम, त्रिपुरा आ गया, मेघालय का पार्ट, और ये पार्ट हमारा आ जाता है ये नीचे। ये छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, यहाँ पर ज्यादा बड़े और ज्यादा संख्या में हैं। तो ये हमारा लगभग एक हाइपोथेटिकल मैप है। तो उत्तर में विशाल पर्वतों की प्राचीर, दक्षिणी भारत इधर से कच्छ का रण, और ये भाग ये हमारा आ जाता है किसमें? भारतीय महान मरुस्थल में। इधर से जो ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ से और ये इस टाइप से ये हमारा पूरा पार्ट आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार।
और बीच में जितना भी पार्ट बच गया ये हमारा विशाल मैदान का है। तो मोटे तौर पर विद्वान कहते हैं कि इसको 3 ही भागों में बांटा जाता है। ये जो बाकी क्षेत्र है ये तो इन्हीं भौतिक भागों का ही हिस्सा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या है ये, इनका निर्माण कैसे हुआ। जैसे ऊपर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। नीचे की ओर से हम सभी ने पढ़ा है कि भूगर्भिक प्लेटें हिलती रहती हैं, उनमें गति होती रहती है। जब नीचे से ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय प्लेट ऊपर की ओर गई, ऊपर से यूरेशियाई प्लेट नीचे की ओर आई, तो जो यहाँ आज हिमालय पर्वत है यहाँ क्या था, तैथित सागर नामक भू अभिनति थी, एक लंबा और कम गहरा सागर था। जब ऊपर से दबाव पड़ा तो ये भाग क्या हुआ, नीचे की ओर मुड़ गया, नीचे से दबाव पड़ा तो ऊपर की ओर, तो इस प्रकार ये मुड़ गया। इसमें क्या पड़ गए, इन मोड़ों को हम क्या कहते हैं, वलन पड़ गए। तो कहते हैं कि इस तैथित सागर भू अभिनति में जब भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच आपस में टकराव हुआ, एक दूसरे के निकट आई, तो इसमें मोड़ पड़ गए और इन्हीं मोड़ों से ही हिमालय का निर्माण हुआ। जो ऊपर भाग है उससे चोटियां और हिमालय बना, जो नीचे भाग है उससे घाटियां बनी। क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है विशाल मैदान। उससे पहले प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जो दृढ़ और अगम्य भूखंड के रूप में माना जाता है, खड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राय उत्खंड भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका अगर हम ढाल देखें, जो इधर की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है और इधर बहती हैं, तो इसका मतलब इस पठार का ढाल इधर है। अब क्वेश्चन आता है इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। प्रायद्वीप कोई भी ऐसा भूभाग स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। जैसे इधर क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी, अरब सागर है, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, भारत के ईस्टर्न फ्लॉक पे बंगाल की खाड़ी, और नीचे दक्षिण में क्या है हमारा हिंद महासागर, विशेषकर जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी है ये हिंद महासागर की ही पश्चिम और पूर्वी शाखाएं हैं। तो 3 ओर से जल से घिर गया और पठारी क्षेत्र है, तो इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो कोई भी भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों ओर से जल में स्तरीय क्षेत्र होता है, चारों ओर से जल से घिरा होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार। अब इसका ढाल इधर है। अब आप कहोगे जी आप तो यूं कह रहे थे उत्खंड है। यस, मैं कह रही थी कि ये दृढ़ भूखंड उसी का भाग है, किसका, गोंडवाना लैंड का, जो कभी भी समुद्र में नहीं डूबा, जिसलिए इसको उत्खंड कहते हैं। लेकिन जब सागर तल का विसरण हुआ, जो हमने सागर तल विसरण प्रसारण सिद्धांत में किया, जो आप बड़ी क्लासेस में करेंगे, तो उसके कारण क्या है जो जलीय क्षेत्र है वो भाग ज्वार भाटाओं के कारण इन तटीय क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की, और इनके जो तटीय भाग थे वो जल में डूब गए, जिनमें हल्का हल्का जल भर गया, और बाकी क्षेत्र किस रूप में रहे, ये एक दृढ़ खंड के रूप में खड़े रहे, इस रूप में। वैसे इधर था, ये इस भाग में ऐसे। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, घाट, और इनके साथ जो तटीय क्षेत्र जो जल में डूब गए, इनको हमने तटीय क्षेत्र कहा। ये तो डूबने के कारण हो गया, लेकिन इस भाग का झुकाव इधर था, तो जब टकराव उत्पन्न हुआ तो ये भाग इधर की ओर झुक गया, जिससे ये बंगाल की खाड़ी के जल ने इसमें अपने आप को, ये उस बंगाल की खाड़ी के जल में सबडक्ट हो गया, जिसके कारण ये तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। क्लियर। अब तीसरा मेन भौतिक भाग है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उसका निर्माण कैसे हुआ, जब ऊपर से हिमालय पर्वत आया, नीचे प्रायद्वीपीय पठार, दोनों भौतिक भाग अलग अलग हो गए, तो क्या हुआ, जो ये तैथित सागर था वलन पड़ गया, अब ये हल्का भाग हो गया, निम्न क्षेत्र हो गया, तो हिमालय की और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी वो यहाँ पर ला के जो भी नदभार अपने साथ बहा कर, जो नदभार, नदी का भार, जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़, वो जलोढ़ यहाँ पर जमा करती चली गई, तो जिससे इस मैदानी भाग का निम्न उच्चावच वाले क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसको हमने क्या कहा, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा, जैसे इधर से हमारी गंगा जाती है, इधर सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी है आपकी, इधर से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, इन नदियों ने नीचे की ओर ये दूसरी नदियां आती हैं, इनने अवसाद तलछट यहाँ ला कर जमा कर दिए, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ। इसलिए इसे उत्तर में है तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान,
और नदियों के द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बना है, इसलिए इसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये थे मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं भौतिक भाग। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि 3 नहीं थे, बल्कि कितने थे? 6 भौतिक भाग थे। अब इनकी विशेषताएं क्या? इसका निर्माण कैसे हुआ? कि यहाँ जलवायु विविधता के कारण इस भाग में जलोढ़ मिट्टी की बजाय बलुई मिट्टी पाई जाती है। अधिक तापमान और वर्षा अधिक होती है, वर्षा कम होती है, तो जिससे रेगिस्तान जैसा क्षेत्र हो गया और ये विस्तृत है, फैलता ही जा रहा है, दूर दूर तक बालू के टीबों का विस्तार पाया जाता है। तो इसे उत्तरी भारत का या भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुभूमि कहा जाता है। ये तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो छोटे छोटे जलमग्न कटक के रूप में उभर गए उनको हम कहते हैं द्वीप समूह। तो इस प्रकार भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया। क्लियर हुआ? अब हमने इन्हीं का, आप कह रहे होगे जी बड़ा जल्दी करा दिया। नो नो नो, ये तो केवल बेटा कैसे निर्माण हुआ वो हमें देना है, वो मैंने आपको बताया। अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और क्या क्या विशेषताएं इनकी हैं। क्लियर? तो चलते हैं हम यहाँ तक। आई होप यू क्लियर ऑल दिस थिंग। If you have any problem, please note down and write down in comment. Everything is fine. Board is visible. Okay. Okay. तो अब हम पहला पार्ट करते हैं। मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये ऊपर आता है विशाल हिमालय पर्वतीय अक्षेत्र, ये भाग आ गया। अब ये नीचे की ओर मुड़ गया। अब देखो यहाँ से कौन सी नदी जाती है, तो पहला पार्ट हम कौन सा करें, निर्माण समझ में आ गया होगा। अब एक एक का वर्णन करते हैं। ये सिंधु नदी है, यहाँ से ये सतलुज नदी है। तो यहाँ सिंधु नदी से लेकर और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जाती है। तो पश्चिम में ये कौन सा भाग हो गया, इधर का पश्चिमी भाग हो गया। पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ड से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ड तक लगभग कैसे चापनुमा आकृति में कितनी, लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको विशाल पर्वत या हिमालय पर्वत कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब इसकी अगर आप देखोगे ध्यान से, ये देखो मैं सारा रब कर देती हूँ। यहाँ देखो इस भाग में कितनी चौड़ाई है, ज्यादा है ना। अब आगे आगे आके ये कम हो गया, ये देखिए कम हो गया ना। यहाँ देखो तो इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, जो पूर्व की ओर बहुत ही कम है तो पश्चिम में ज्यादा है। तो लगभग 150 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। औसतन ऊंचाई यानी कहीं पर तो माउंट एवरेस्ट जैसी विश्व विख्यात ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, कहीं घाटियां, कहीं कम ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो औसतन ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर औसत ऊंचाई। क्लियर? अब हिमालय एक पर्वत नहीं है, बल्कि अनेक एक दूसरे के समानांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसलिए इन्हें हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब आप देखो जो हमने नीचे वाला, मैं ऊपर वाला पार्ट रख कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक चापाकार रूप में फैला हुआ है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई 150 से लेकर और 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है, जिसमें घाटियां, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, ऊंचे ऊंचे पर्वत, चोटियां, घाट, दर्रे इत्यादि पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब क्या है कि ये एक पर्वत नहीं है, क्योंकि इसकी विशेषताएं अलग अलग हैं, जिसके कारण एक दूसरे के समानांतर कई पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला जो एक दूसरे के समानांतर लगभग एक जैसी विशेषताएं रखती है। लगभग वर्ड इज देयर। ठीक है, तो ये जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है बच्चों, देखो मैं अलग अलग कलर से भरूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक जो फैला हुआ है इसको हम कहते हैं शिवालिक या दक्षिणी हिमालय, बाह्य हिमालय, क्योंकि इसके बाद
उत्तरी भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। क्लियर? इसकी विशेषता क्या है? इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वर्षा अधिक होती है यहाँ पर, और मध्य हिमालय के बीच में अनेक लॉन्गिट्यूडनल संरचनात्मक अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं, जिनको हम दून कहते हैं। दून क्या होता है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली अनेक संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। पश्चिम में दून तो पूर्व में द्वार कहते हैं। अब यहाँ पीर पंजाल, यहाँ पर पीर पंजाल है, इस भाग से लेकर और ये आगे ऐसे नेपाल से बीच से होता हुआ ये जो पार्ट आता है बच्चों, ये जो रेड कलर में देख रहे होगे ना, ये है मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? मध्य हिमालय। और जो सबसे ऊपर की ओर का ये पार्ट है, ये अब देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है ना। ये पार्ट, ये पूरा क्षेत्र, फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप यू क्लियर दैट। ओके, ये क्या है? हमारा महान हिमालय सबसे ऊंचा है या आंतरिक हिमालय। तो हिमालय के 3 भाग हो गए, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और निचला बाह्य या दक्षिणी हिमालय, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, विशेषताएं वही है। देखो, महान हिमालय हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। सभी ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे कौन सी? जैसे इधर सिक्किम में हमारी है कंचनजंगा, ध्यान रहेगा, कंचनजंगा। फिर आपका मकालू, अन्नपूर्णा, मकालू आएगी। ये आपकी आगे माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं। ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। फिर इधर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है आपकी कौन सी? K2, जिसको गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की संसार की दूसरी ऊंची चोटी है। परंतु जब बात करते हैं हम भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिपिक्टेड पार्ट में है, ये नेपाल में है। ये हिमालय की ऊंची चोटी है, संसार की है बच्चों, लेकिन ये नेपाल में है। भारत में ये सिक्किम के पास पड़ती है अपनी कौन सी? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2595 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी काउंट होती है। इज इट क्लियर? इसके अलावा अनेक ऊंची ऊंची चोटियां, मकालू, इधर मसालू है, आगे अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, फिर इधर धौलाधार है। फिर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां, जैसे ये ऊपर सबसे ऊपर कराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर इसी श्रेणी में पाई जाती है। यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? नामचा बरवा, जिसके कारण ये नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तीखा मोड़ लेती है और गाज बनाती है। क्लियर हुआ? अब इतनी ऊंचाई है, इसमें कौड़धारी वन पाए जाते हैं। इस भाग में यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, कौड़ के आकार के फल होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कौड़धारी वृक्ष यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ऊंची ऊंची चोटियां इसी भाग में है। इसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे पार करने के लिए दर्रों का सहारा लेना पड़ता है। दर्रे क्या होते हैं? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न भाग होता है, जो आर पार जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो क्लियर हुआ होगा? ये आपका ऊपर आ गया महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। इससे ऊपर का जो ये पार्ट है, इसको ट्रांस या तिब्बतीन हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद बीच में आप देख रहे होगे पिंक कलर में, ये हमारा मध्य हिमालय है, ठीक है, जिसको नेपाल में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इत्यादि। इसी में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जैसे उत्तराखंड में फूलों की घाटी, जम्मू कश्मीर की डल झील, अनेक झीलें पाई जाती हैं, जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है। क्लियर? अब इसके बाद आ गया शिवालिक। तो हिमालय का दक्षिणी विस्तार शिवालिक है, जिसके बाद उत्तरी भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। इसकी ऊंचाई कम है। तो ये थे हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां। क्लियर हो गया होगा? अब आप देख रहे होंगे
कि यहाँ से ये नीचे की ओर ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल, पूर्वी आंचल में बसी हुई हिमालय की श्रेणियां। वैसे ही इधर पश्चिम से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसमें सुलेमान है, किरथर है, इधर क्युनलुन है, ऊपर कराकोरम है, पीर पंजाल है। ये पांचों श्रेणियां देखो, क्युनलुन, कराकोरम, किरथर, सुलेमान और ऊपर कराकोरम, हिमालय हो गया। तो ये पांचों श्रेणियां इस भाग में एक गांठ के रूप में मिलती है, जिसको पामीर की गांठ या सबसे ऊंची है इसलिए इसे संसार की छत भी कहा जाता है। जैसे 5 भाग है ना, क्युनलुन, सुलेमान, किरथर, कराकोरम, हिमालय। ये अब मिल गए तो ये क्या बन गया? एक गांठ के रूप में बन गया, इकट्ठा हो गया। तो पामीर में ये सारी पर्वत श्रेणियां ऐसे मिल जाती हैं, जिसको पामीर की गांठ कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जब नीचे की ओर मुड़ता है तो इन श्रेणियों को हम पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल में क्या क्या है? अब ये देखिए, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बोम। क्या है? पटकाई बोम। उसके बाद नागालैंड में जो है उसको हम कहते हैं नागा पहाड़ी, दिख रहा होगा आपको। फिर आगे मिजोरम में, मणिपुर में है लुशाई। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां पाई जाती हैं। फिर ये मध्यवर्ती अक्षेत्र में अपने पूर्व की ओर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया ऊंची ऊंची पहाड़ियां कीपनुमा आकृति में पाई जाती हैं, जिसमें संसार का प्रसिद्ध स्थान जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, कौन सा है? बताओ बताओ। मौसिनराम। कौन सा है? मौसिनराम, जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, वो इन खासी पहाड़ियों के दक्षिण में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इनको हम पूर्वांचल कहते हैं। ये कौन सा पार्ट था हमारा? हिमालय का। अब कहते हैं कि इसको अनेक भौतिक भागों में, राजनीतिक में भी बांटा है। यस, तो कोई इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधी वही की वही विशेषता है, बस हमने थोड़ा सा देखना है। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक देखो किसमें पड़ता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में, तो इसे पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। उसके बाद सतलुज नदी से और काली नदी तक के बीच का जो अक्षेत्र यहाँ तक, ये उत्तराखंड में पड़ता है, इसको उत्तराखंड हिमालय कह देते हैं। नेपाल में पड़ता है ये भाग, इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। असम के ऊपर का जो ये अक्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी तक, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक, इसको हम असम का या अरुणाचल प्रदेश का मैदान पर्वतीय क्षेत्र कह देते हैं। तो भौतिक आधार पर जहां बांटा गया है वो विशेषताएं वही है, सिर्फ प्रादेशिक आधार पर यानी प्रदेशों के आधार पर जो जो भाग जिसमें आता है उसको उसी नाम से डिमार्केटेड कर दिया जाता है। क्लियर? ये था हमारा हिमालय पर्वत। क्लियर हो गया होगा? अब दूसरा चलते हैं हम, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। क्लियर हो गया होगा ना बच्चों? अब उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ये देखिए पंजाब हरियाणा का, और ये पार्ट निकाल दो। ये हमारा कौन सा आ गया? चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये कौन सा आ गया? थार की मरुभूमि। अब इसके साथ यहाँ अरावली पर्वत है। अब इसके साथ वाला जो क्षेत्र देखिए हम, यहाँ से ये पार्ट और लगभग ये, फिर इधर से ये पार्ट दिख रहा है असम का, ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है। ये सारा जो नदियों की निक्षेप क्रिया से बना हुआ क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की निक्षेप क्रिया से बना हुआ है, इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान भी कहते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर जानना जरूरी है। 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? बांगर, नोट डाउन कर लेना, बांगर, खादर, भाबर और तराई। तो सबसे पहले हम करते हैं भाबर। जैसे ही ये हिमालय की नदियां हिमालय पर्वत को छोड़ के मैदानी भाग में आती है, देखो इस भाग में दिख रहा है, चलो इससे नहीं दिख रहा, मैं इससे फिल करती हूँ। जब ये नदियां इस भाग में आती है इसमें, तो जो इनका ढाल कम हो जाता है, तो एकदम जितने मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो इस भाग में जमा कर देती हैं। उससे जिस मैदान का निर्माण होता है वो 8 से 6 किलोमीटर लगभग चौड़ी पट्टी है, उसको हम कहते हैं भाबर प्रदेश। तो मैदान का वह भाग जो तुरंत हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, पर्वतों के पदस्थलों पर हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों में है, जिसका निर्माण मोटे कंकड़ पत्थरों से होता है, उसको हम कहते हैं भाबर।
यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर हैं तो नदियां लुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं। लेकिन इसी के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां पर ये नदियां जो छोटे कंकड़ पत्थर हैं उसको जमा कर देती हैं। ठीक है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं तो अपारगम में शैलों का निर्माण होता है, तो नदियों का जल जो नीचे चला गया था वो पुनः धरातल पर आ जाता है क्योंकि अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तराई प्रदेश कहते हैं। ये अत्यंत उपजाऊ होता है, दलदली क्षेत्र होता है, हमेशा इसमें लगभग पानी भरा रहता है। क्लियर हो गया? अब आता है बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी को, ध्यान से सुनना, जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बांगर प्रदेश क्या है? बांगर प्रदेश मैदान का वह भाग जो बाढ़ के तल से ऊंचा है, जिसमें मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, कृषि के लिए अयोग्य होता है, यहाँ बाढ़ का जल या पानी कम पहुंचता है। खादर प्रदेश मैदान के, बांगर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जो नवीन जलोढ़ से, नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? खादर प्रदेश कहते हैं ना। खादर एरिया में अभी बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। यस, प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी आ जाती है तो ये अत्यंत उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ कृषि का बहुत अधिक विकास होता है। क्लियर हुआ? ये थे उत्तरी भारत के विशाल मैदान, जिसको हम लक्षण विहीन मैदान मानते हैं, उसकी भौतिक आधार पर विविधता। जो उत्तरी भाग में अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है, नदियों के जमाव से बना है, इसलिए इसे निक्षेपण से बना होने के कारण नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान भी कहते हैं। ये हुआ होगा। अब इसी को भी अनेक प्रादेशिक आधार पर, गंगा यहाँ से बहती है, ऊपरी भाग है, ये सतलुज का मैदान है, पंजाब में है तो पंजाब का मैदान, यहाँ गंगा का ऊपरी मैदान, मध्यवर्ती निचला, और इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये प्रादेशिक भाग हो गए, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो अब अगला बच्चों हम चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये देखिए, ये मैं लाइन लगा रही हूँ, आपको दिख रही होगी। प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। अनियमित क्यों है? देखो, बिल्कुल नियमित तो नहीं है ना। जिसकी पश्चिमी सीमा पर क्या है, जो ये लाइन में लगा रही हूँ बच्चों, ये क्या है? पश्चिमी घाट, और पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट है, और उत्तर में क्या है? विशाल मैदान। उसके बीच में फैला हुआ है अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में, जिसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। बच्चों, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग हैं? एक मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दूसरा दक्कन का पठार। कौन सा है जानना चाहेंगे तो चलो देखते हैं। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां है ना, इससे ऊपर का जो ये अक्षेत्र आता है, ये भाग पूरा, इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियां, और जो नर्मदा नदी के ये दक्षिण का अक्षेत्र है, इसको हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। समझ आ गया? मध्यवर्ती उच्च भूमियां, अरावली पर्वत, इधर से आपका विंध्याचल, ये सतपुड़ा चला गया, ठीक है। इनके बीच में जो फैला हुआ है, ये, इसको तो मालवा का पठार कहते हैं। आगे की ओर विंध्याचल, सतपुड़ा और अमरकंटक के बीच जो ये फैला हुआ है, इसको बुंदेलखंड कहते हैं। आगे अमरकंटक पठारी प्रदेश और छोटा नागपुर के बीच में जो फैला हुआ है, ये भाग, इसको हम बघेलखंड कहते हैं, ठीक है। और आगे की ओर अभी आपको पूरा कलरफुल दिखाई दे जाएगा, है ना। जो पश्चिमी बंगाल और ये इन भागों में फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं छोटा नागपुर पठार। और जो मेघालय में ये क्षेत्र है, जो इसी का अविच्छिन्न विस्तार माना जाता है, उसको मेघालय या शिलांग का पठार कहते हैं। और ये सारा क्षेत्र क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमियां कहलाता है, जिसका ऊपर का ढाल कहाँ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान की ओर। तभी चंबल, बेतवा, सोन और केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। अगर नीचे ढाल होता तो नदियां विपरीत दिशा में थोड़ा ही चलती हैं, जहां नीचा होगा उस साइड चलेंगी। तो इसका ढाल ऊपर है, तो इसलिए ये नदियां ऐसे जाती हैं, तो इस भाग में प्रवाहित होती। क्लियर? इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। इसका निर्माण
ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से और ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा के जमाव से हुआ है। इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब इसमें देख रहे होंगे आप ये किस भाग में फैला हुआ है, तो इसको आगे कई पार्ट में बांट देते हैं। जो भाग महाराष्ट्र में उसको महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक में है तो कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है तो तेलंगाना का पठारी प्रदेश कहा जाता है। क्लियर। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। दृढ़ भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। आगन्ने जैसी कठोर चट्टानों से निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा के जमाव से बना हुआ है। इसके पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ये ऊपर महानदी, ये नीचे की ओर है ये गोदावरी, ये आपकी कृष्णा नदी और ये आपकी है कावेरी। मुख्य नदियां हैं। जो ये बाहर की ओर अक्षेत्र निकल रहे हैं आप देख रहे होंगे ना, ये डेल्टाई अक्षेत्र है। ये महानदी का है, ये गोदावरी का, ये कृष्णा का और ये कावेरी नदी का डेल्टा है। बीच की केवल दो ही नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और तापी, जो डेल्टा नहीं बनाती। इज इट क्लियर? प्रायद्वीपीय पठार। आगे हम चलते हैं तटीय मैदान। कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। देखो कैसे, ये देखो प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ क्या है बेटा, ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट समुद्र और तट के बीच में जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? तट रेखा। तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच देख रहे हो आप, बहुत पतला सा, लगभग 50 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला तटीय मैदान है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर? इसकी चौड़ाई कम है। इसको स्थानीय आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। जैसे ऊपर वाला जो भाग है गुजरात में खंबात की खाड़ी से लेकर और गोवा तक का, इसको हम क्या कहते हैं? कोंकण तट। अब दूसरा देखो, कर्नाटक में जो ये पार्ट फैला हुआ है इसको हम कनारा तट कहते हैं। और नीचे जो केरल में फैला हुआ है इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्लियर? यहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जलोढ़ और लेटराइट जैसी मिट्टियां पाई जाती हैं। इसकी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान की ओर। तो पूर्वी घाट दिखाई दे रहा है और पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट और पूर्वी तटरेखा के बीच जो मैदान है, कहाँ से? कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक, उसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इस तटीय मैदान की चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर तक है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। कृष्णा नदी है ना, इससे ऊपर का जितना ये पार्ट है बच्चों, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार, और जो ये नीचे का पार्ट है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्लियर हो गया? अब दोनों में अंतर आप कर सकते हो। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के बीच फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और पूर्वी तटरेखा के बीच फैला हुआ है। इसको कोंकण, कनारा और मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसको उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के नाम से। यहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये स्पष्ट क्षेत्र है जिस पर कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती। अनेक कटी फटी तटरेखा है तो बंदरगाहें पाई जाती हैं। इस पूर्वी तटीय क्षेत्र पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां डेल्टा बनाती हैं, इसलिए ये बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान में कहाँ मिलते हैं ये दोनों? नीलगिरी में। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। इसमें ही दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। नोट डाउन कर लेना। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा, अनाईमुड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2594 मीटर तक है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान में पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी घाट के जो ऊंचे शिखर है उसमें आपका यहाँ महेंद्रगिरी आता है, ये जवादी है, शैवराय क्षेत्र है, ये आते हैं। तो ये हमारा कौन सा था? पहला हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। अब चलते हैं हम ऊपर, हम कर चुके हैं कौन सा? भारतीय महान मरुस्थल। एक लास्ट पार्ट रहता है उसकी और हम चल पड़ते हैं, वो कौन सा है? आप देख रहे हो ना छोटे छोटे द्वीप,
तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की मुख्य भूमि से दूर कुछ जलमग्न कटकों के रूप में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, स्थलीय अक्षेत्र पाए जाते हैं। इनको हम भारतीय द्वीप कहते हैं। ये दो भागों में बटे हुए हैं। एक अरब सागर में लक्षद्वीप, ये दिख रहे हो आप छोटे छोटे, इनको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में है वो कौन से हैं? अंडमान और निकोबार। अब आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ घोटने की, क्रैम करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर हियर। जैसे देखो कितने संख्या में ज्यादा है, ये देखो इनका क्षेत्रफल ज्यादा है, इनका देखो तो लक्षद्वीप समूह, इनका क्षेत्रफल कम है, जबकि अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल अधिक है। ये संख्या में कम है, केवल 46 तक द्वीप है, जबकि ये 300 कुछ से भी ज्यादा है। ठीक है, ये किससे बने हुए? बेसिक पॉइंट क्या है? ये परवाल के मूंगे से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? परवाल के मूंगे से बने हुए द्वीप हैं। परवाल क्या है वो हम समुद्री पाठ में करेंगे। और ये द्वीप किससे है? ये ज्वालामुखी विस्फोट से बने हुए द्वीप हैं, तो इसलिए इनको ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। हाँ, इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। ये ऊपर अंडमान है और निकोबार इसको दो भागों में बांटती है ना, बीच का भाग खाली दिख रहा है, ये जलीय क्षेत्र है जिसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है, जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ऊपरी भाग में बैरन सक्रिय ज्वालामुखी इसी में पाया जाता है। और इन्हीं द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में जल में सबमर्ज हो गया था, लेकिन भारतीय संघ का दक्षिणी बिंदु, यानी उसके बाद एशियाई द्वीप समूह विकसित अन्य भाग आ जाते हैं, भारत का क्षेत्र यही खत्म हो जाता है। दक्षिणतम बिंदु भारतीय संघ का, भारत का कन्याकुमारी है मुख्य भूमि का, तो संघ का मतलब राज्य और केंद्र शासित, तो उसमें आता है इंदिरा पॉइंट। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके सभी भौतिक भाग। क्लियर हुआ होगा? भारत के भौतिक भाग, उनका निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन सा भौतिक भाग, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे एक दूसरे से भिन्न है। क्लियर हुआ होगा? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो देख लेते हैं आप कितना समझे। इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर हमें पता चल जाएगा कि हम कितना समझे। राइट, चलो इसको उतार देती हूँ और नीचे पूछ लेती हूँ मैं आपसे क्वेश्चन। बना लिया होगा ना आपने, तो ये फिल कर लेना आप मैप। ठीक है, अब ये देखो, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को कितने भौतिक भागों में बांटा है? नाम बताइए। यस, बांगर, खादर, भाबर और तराई, 4 भौतिक भागों में। निमन जलोढ़ से बाढ़ के तल से नीचा भाग, जहां प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी जमा हो जाती है, क्या कहते हैं? बांगर या खादर? यस राइट, खादर। क्या कहते हैं? खादर। बाढ़ के तल से जो ऊंचा क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? बांगर। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 में। कौन कौन से? बांगर और खादर। ये पुराने जलोढ़ से बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है? नवीन जलोढ़ से। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी K2, ये माउंट एवरेस्ट है। दूसरी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। सागर माथा किसका नाम है? बताइए, सागर माथा किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा क्यों है? क्योंकि यह सिक्किम में है। बाकी जो ऊपर का कश्मीर का क्षेत्र है, जहां K2 है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, वो डिपिक्टेड क्षेत्र है जो पाकिस्तान, पाक अधिकृत, चाइना अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। क्लियर हो गया? LOC से बाहर है, तो इसलिए हम कंचनजंगा को काउंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन सा है? जो बिल्कुल लास्ट में ऐसे है, जिसके बाद विशाल मैदान शुरू हो जाता है। क्या कहते हैं इसको? शिवालिक। क्या कहते हैं बच्चों? शिवालिक। जो भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये पटकाई बोम, नागा, लोशाई, मिजो, गारो, खासी, जैंतिया, इनको क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय की श्रेणियां, या दूसरा नाम क्या है इनका?
पूर्वांचल, क्या कहते हैं? पूर्वांचल। ठीक है। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट? पामीर की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार की छत, जहां 5 पर्वत श्रेणियां एक गांठ के रूप में मिलती हैं। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट। 10 डिग्री चैनल किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप या अंडमान को? अंडमान को। बैरन आइलैंड कहां पर है? बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान में। लक्षद्वीप किस प्रकार के समूह हैं? किस प्रकार के द्वीपों का समूह है? ज्वालामुखी या कोरल? कोरल द्वीप।